अच्छा भी स्वागत है जो टॉपिक क्लास में जो भी क्लास 9 के स्टूडेंट है उन सभी का हिंदी का एग्ज़ाम है। आपका एनुअल एग्ज़ाम कब है? एक तो आपका 11 मार्च 2024 को है और एक आपका 12 मार्च 2024 को है। तो इन दोनों दिन का जिन का भी एग्जाम है ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। क्योंकि यही क्वेश्चन जब हम आपको बताने वाले हैं ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होकर आते हैं। जितने भी आप पेपर में देख लेना चाहे तो पिछले वाले में इनमें से बहुत से क्वेश्चन जो रिपीट होकर आए हैं, तो हम आपको वही क्वेश्चन बता देंगे ताकि इन्हें आप रट कर चले जाओ। इनमें से आए तो आप कराओ, ठीक है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना, आपको सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखना और बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर देना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो। अब अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। आइए वीडियो शुरू करते हैं, एंड तक देखना तभी आप समझ पाओगे। बीच में छोड़ दिया कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। एंड तक देख लेना क्योंकि ज़्यादा लंबी हम वीडियो नहीं खींचते, ठीक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देखो कि पहला चैप्टर प्रेमचंद दो बैलों की ठीक है कथा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये देखते काजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यों हाजिरी ली जाती होगी। तो देखते काजी होश में उन पशुओं को रखा जाता था जो लवारिस होते थे। एक प्रकार की उन पशुओं की देखभाल की जाती थी तथा समय समय पर उनकी नीलामी भी की जाती थी, ठीक है। यही सब है। और पशुओं की संख्या का ठीक ठाक पता रहे, पशुओं की सेहत की जानकारी तथा पहचान रखने के लिए, और जो ये देखते हैं आवारा उत्पाद मचाने वाले जो पशुओं को अलग रखने के लिए, ठीक है। यही आपकी थी हाजिरी क्यों ली जाती थी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा है, ये आपका हर बार रिपीट होकर आता है, ठीक है। इस बार भी आ सकता है। देखते छोटे बच्चों का बैलों के प्रति, देखते जो छोटी बच्ची थी ना उनका बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया था, क्योंकि छोटी बच्ची की भी माँ मर चुकी थी। वह देखते सोतेलेपन का दर्द झेल रही थी और वह माँ के बिछड़ने का दर्द जानती थी। इसी कारण से उसे लगा कि वह उसी की तरह उभागे है और अपने मालिक से दूर है, ठीक है। यही देखते जिस प्रकार छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ पेट भरकर खाना नहीं देती थी, उसी प्रकार हीरा और मोती के साथ भी सौतेला व्यवहार किया जाता था। इसीलिए ये जो छोटी बच्ची थी उनका बैलों के प्रति प्रेम उमड़ाया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उसके बाद यहाँ पे देख सकते ये कहानी में बैलों के मध्य से कौन कौन सी नीति विषय मूल्य उभर कर आए हैं, कौन कौन से आई यहाँ पे देखते। पहला, एकता में शक्ति होती है, अपने साथ साथ दूसरों का भी हित में सोचना चाहिए, सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी स्थिति में कभी साथ नहीं छोड़ता, सबसे इम्पोर्टेंट। समाज के सभी सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स है, ठीक है। उसके बाद इसमें अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा, किस घटना से पता चलता है हीरा और मोती में गहरी दोस्ती है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये 2-3 क्वेश्चन तो हर बार आए, इस बार भी आएंगे ही, ठीक है। तो देखते हैं किस घटना से पता चलता है हीरा और मोती के बीच गहरी दोस्ती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिलाकर चलते हैं। उस समय हर एक की चेष्टा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर रहे, ठीक है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते, ठीक है। यही है। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही देखते हैं साथ ही बैठते थे। यही सारे आपके इंपॉर्टेंट है। देखते हैं मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही गाजी होश में बंदी बन गए। देखते गाजी होश की दीवारें टूट जाने पर वे दोनों एक साथ भी भागते और देखते दड़ियों का मुकाबला भी करते। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से पक्का पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट है पहले चैप्टर से, प्रेमचंद दो बैलों की कथा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट है, देखते अगला कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस यही आपकी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से। बाकी एक क्वेश्चन और बताए थे ताकि आप उसे भी कर जाओ, बाकी आए तो कर देना, बाकी आ नहीं सकता, ठीक है। वैसे चांस नहीं है, बाकी हम इसको बताए थे। देखते हैं ये वाला, यहाँ पर देखोगे ये रहा, देख सकते हैं उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को मानव भोजन मिल गया। ये वाला आपका आ सकता है, ठीक है। बाकी ये तो आएंगे जो ऊपर बताया है, ठीक है। इनके अलावा और कोई से इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी ये कर लेना, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ठीक है। ये आशीर्वाद, ये बड़ा क्वेश्चन वैसे तो आएगा नहीं। बाकी ये पूछा जा सकता है कि मोती के इस कथन की आलोचना में उसकी विशेषता बताइए। तो विशेषता ये थी मोती का स्वभाव देखते हैं
उग होते हुए भी वह दयालु था। मोती सच्चा मित्र था। मोती परोपकारी और बुद्धिमान था। मोती हास्य था। ये बस इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं। उसके बाद ये दूसरा चैप्टर आपका देखते हैं लहासा की ओर। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो यहाँ पे देखते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना वो ये है, लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार देखते पिछड़ गए थे ये आला। उसमें यहाँ पे देख सकते क्या होगा, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया। ठीक है, अकेले में रास्ता भूल गया। ठीक है, वे रास्ता भटककर 1-1.5 मील देख सकते गलत रास्ते पर चले गए थे, उसे वहाँ से वापस आना पड़ा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये रहा, अपने यात्री के दौरान लेखक ने किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यानी कठिनाई बतानी किन किन कठिनाई का सामना करना पड़ा। पहला, जगह जगह पर रास्ता कठिन था, साथ ही परिवेश भी बिल्कुल नया था। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट, ये आपका आ सकता है। उनका जो घोड़ा था बहुत सुस्त था, आलसी था। देखते डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीड़ देखते भीख मांगनी पड़ी। ठीक है, ये यानी जो डाकू जैसे दिखते हैं लोगों से भीख मांगनी पड़ी, ये सारे आपकी इंपॉर्टेंट है। भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी थी। देखते हैं तेज धूप में चलना पड़ता था। देख सकते हैं अपना सामना भी स्वयं धोना पड़ा, यानी जो उनका सामान था उसको खुद ही धोना पड़ा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इससे बस। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखते हैं अगला, इस चैप्टर से बस यही 2 इंपॉर्टेंट है और कोई से नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला देखते हैं। उसके बाद ये देखते हैं श्यामचरण दुबे का उपभोक्तावाद की संस्कृति, इससे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इसमें यहाँ पे देखते हैं लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय, ये आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लेखक ने सुख की नवीन व्याख्या की है। आज सुख की परिभाषा बदल गई है। लोग देखते हैं भोग विलास की सामग्री की ही सुख समझते हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक शारीरिक सुख आराम के देने वाले साधन भी सुख के पर्याय कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये रहा, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज के लिए चुनौतियाँ क्यों कहा है, ये आपका आ सकता है। क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं गांधी जी ने सामाजिक मर्यादा नीति और नैतिक के पक्षधर है। गांधी जी चाहते हैं कि लोग सदाचारी संयम नीतिश बने, ताकि लोगों में परस्पर प्रेम रहे, भाईचारा बना रहे। ठीक है, यही है सरोकारी बढ़े। लेकिन उपभोक्तावाद संस्कृति इन सबके विपरीत चलती है। वह भोग विलासी होड़ की भावना को भड़का देती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तीसरा। उसके बाद अगले इंपॉर्टेंट कौन से, अगला देखते हैं, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आएगा नहीं पर बाकी कर लेना। इसकी उपभोक्ता संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावी बना रही है, यहाँ पे देखते हैं आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावी कर रही है। आजकल उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान परंपराएं आस्थाएं घटती जा रही है। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगे हैं। मन की अशांति का आक्रोश बढ़ गया है। ठीक है, ये आज हर तंत्र पर वैज्ञानिक हावी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बस इस चैप्टर से आपकी यही है। बाकी एक क्वेश्चन और बताए थे ताकि आ जाए तो आप उससे भी कराओ। ठीक है, अब अगला देखते हैं। उसके बाद पे देखते हैं पाठ के आधार पर आज के उपभोक्ता युग में पनप रही देखते दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट आएगा तो 3 नंबर के में आएगा। ठीक है, बस ये इस चैप्टर से बस इतना ही है। अगला चैप्टर देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जाबिर हुसैन सावले सपनों की याद। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट कौन सा है, चौथा चैप्टर है ये। ठीक है, इसमें पहला ही किस घटना से सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, यानी कौन सी जीवन की दिशा थी जिसको बदल दिया था, कौन सी घटना नहीं आपको बताना है। ठीक है, सालिम अली की। तो यहाँ पे देखते हैं उत्तर क्या है, एक बार बचपन में सालिम अली मामा की दी हुई एयरगन से खेल रहे थे। उसकी एयरगन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना से सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यही देखते हैं सालिम इन गोरैया के विषय में जानना चाहते थे, तब मामा ने उन्हें देख सकते हैं नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS जाकर गोरैया की पूरी जानकारी प्राप्त करने को कहा। वहाँ जाने के बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे रट लो, आ सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यह सारी इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, यहाँ पे देखते ये रहा, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरिया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती। इंपॉर्टेंट ये वाला भी, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गोरिया से बहुत प्रेम था। वह अपना काफ़ी समय गोरिया के साथ बिताते थे। गोरिया भी उनके साथ अतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ प्रसन्न रहते थे। उसके इसी पक्षी प्रेमी को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगला इंपॉर्टेंट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ये आपकी इंपॉर्टेंट है, करके जाने। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषता बतानी। ये विशेषता आपका आ सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं यार लेखक इस पाठ में मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। उर्दू, फारसी, देखते संस्कृत शब्द का समी मिश्रण यानी मिश्रण के इन सभी का प्रयोग किया है। वह सरल सीधी वाक्यों का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है। उपमा, रूपक जैसे अलंकार है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखी। ये आपका आ सकता है। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर से। जैसे सालिम अन्य प्राकृतिक प्रेमी थे, प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में काफ़ी ना खत्म होने वाला जिज्ञासा थी। वह इतनी जिज्ञासा थी वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती है। ठीक है, लेखक के शब्दों में उन जैसे बड़े वाचार सब देखते शायद ही कोई हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर से इतना ही। अब अगला चैप्टर देखते हैं, अगले चैप्टर से क्या है। उसके बाद यहाँ पे देखता है हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद के फटे जूते, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे हर बार एक क्वेश्चन पक्का आता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। हरिशंकर परसाई ने प्रेम का जो शब्द चित्र हमारे शब्द देखते हैं हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद्र के व्यक्ति को कौन सी विशेषताएं उभर कर आई, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इससे कर लेना। ठीक है, इसका आंसर क्या है यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी विशेषता है। पहला, प्रेमचंद प्रदर्शनवाद से दूर सादगी युक्त जीवन जीते थे। वे जैसे थे वैसे ही सबके सामने जाने में संकोच नहीं करते थे। ठीक है, यानी जैसा उनका चित्र था वैसा ही वो अपना व्यक्तित्व करते थे। ठीक है, दूसरे के सामने प्रकट करते थे। प्रेमचंद के विचार उच्च थे। उन्होंने कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपने साहित्य में लिखा, यानी जो उन्होंने साहित्य लिखे उन्होंने उनके उन साहित्यों में विचार उच्च थे। उन्होंने सामाजिक जो बुराइयाँ थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। ठीक है, प्रेमचंद एक स्वभावी व्यक्ति थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ठीक है, ये था स्वभावी व्यक्ति थे और वह सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। ठीक है, ये आपके पॉइंट हो जाएंगे। प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर नहीं था। ठीक है, नहीं समझौता नहीं करते थे वो। एक ये क्वेश्चन। उसके बाद ये यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ये जिसे तुम गिरना समझते हो उसी तरह हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। ये आला, ये आपका इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बाकी कर लेना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर उसकी तरफ देखा भी नहीं। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति के हाथ से नहीं बल्कि पाँव की उंगली से ही संबोधित करना उचित समझते हैं। ठीक है, ये उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका सैम्पल पेपर में भी आया है और इस बार भी आपका आ सकता है। देख सकते हैं पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किस संदर्भ को इंगित करने के लिए किया, ये इंपॉर्टेंट। अब इसका आंसर देखते हैं। टीले रास्ते की रुकावटें, बाधाओं का प्रतीक है। इस पाठ में टीले सब सामाजिक कुरीतियों जो अन्याय होते हैं, भेदभाव होते हैं, उनको दर्शाता है क्योंकि ये मानव को सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, ये उसके बाद पे देख सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट अगला कौन सा है। यहाँ पे देखते हैं ये, यहाँ से देख लो ध्यान से। उसके बाद ये पहले वाला है, देख सकते जूता हमारी टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपी छावर होते हैं। याला है कि ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका ये कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं याला। ठीक है, इस चैप्टर से बस इतना ही। अगले चैप्टर से देखते हैं अब क्या होगा। उसके बाद हम देख सकते हैं माँ देवी वर्मा, मेरे बचपन के दिन। ये अब इससे इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे देखते ना, ये पहले वाला। ठीक है, लेखिका उर्दू और फारसी क्यों नहीं सीख पाई, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखते हैं लेखिका को उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि नहीं थी। उनके शब्दों में ये बाबा आवश्यक चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, लेकिन वह मेरे वश की बात नहीं थी। ठीक है, यानी वो मेरे बात नहीं थी कि मैं उन्हें नहीं सीख पाऊँ। ठीक है, यही था कि उसकी रुचि नहीं थी। इसलिए जब उसे उर्दू पढ़ने के लिए मौलवी साहब घर में आते थे तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप जाती थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जी बात, लेखिका ने अपने माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्या विशेषता की है देख सकते हैं। माँ देवी की माताजी धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे नित्य पूजा पाठ किया करती थी। वे ईश्वर की आस्था रखती थी। देख सकते हैं सवेरी प्रभावती, शाम की मीरा के पद गाती थी, यानी वह पद गाना बहुत पसंद था उसकी माता को। वह रामायण का पाठ करती थी। उन्हें हिंदी तथा संस्कृति का अच्छा ज्ञान था। माँ ने उन्हें सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ने को दिया जिससे हिंदी के प्रति उनकी रुचि जागृत हुई। ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे देखते ये ज्वारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंध को लेखिका ने आज के संदर्भ में सौपन जैसे क्यों कहा, ये आपका इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बाकी ये पढ़ लेना। ठीक है, ये वाला है। अब उसके बाद अगला देखते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से आपके यही दो है, इन चैप्टर से ये दो क्वेश्चन कर लो। अगला चैप्टर से देखते हैं। उसके बाद एक कबीर, देखते हैं साख्या एवं शब्द। अब इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा, ये पहला, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय, ये इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखते हैं मानसरोवर से कवि का अभिप्राय है मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा है तथा हंस रूपी जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मुक्त फल चुकती है। अर्थात आत्मा इस संसारिक माया मोह के चक्कर में ना पड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, कवि ने सच्चे प्रेमी क्या कसौटी बताई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार आता है।
इस बार भी आएगा। देख सकते हैं कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए यह बताया है कि सच्चा प्रेमी अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसको इधर उधर न ढूंढकर अपने भीतर हृदय में ढूंढना चाहिए। यानी जो ईश्वर होता है उसे हमें हृदय में ढूंढना चाहिए, ना कि आसपास में। ठीक है, इसमें ये बोला गया है। उस ईश्वर को पाते ही सारे विकास दूर हो जाते हैं। विकार यानी जितने भी आपके विकार होंगे सारे दूर हो जाएंगे, और देखते हैं मन प्रसन्न हो उठता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और देख सकते हैं इसमें इस संसार में सच्चा संत कौन है। इस संसार में जो आपका संसार, इसमें सच्चा संत कौन कहलाता है इसमें बोला गया है। तो सच्चा संत कौन कहलाता है, कबीर के अनुसार सच्चा जो संत होता है वही कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव शारीरिक मोह माया से दूर है, सभी स्थिति में समभाव से रहित हुए देखते निश्चल भाव से प्रभु भक्ति में लीन होता है। यानी जो सुख दुख लाभ हानि ऊंच नीच अच्छा बुरा इन सब से दूर रहता है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका आ सकता है, वैसे तो इंपॉर्टेंट है नहीं। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो देखते हैं तीसरे दोहे में कवि के अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया, यानी जो उनके अनुभव होता है ना, अनुभव उनसे जो प्राप्त ज्ञान होता है उनको महत्व दिया है। ठीक है, जो साधना से प्राप्त होता है। कबीर ने इस प्रकार की ज्ञान को देखते हस्ती के समान बताया है, इसमें ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अंतिम दो दोहे के मध्य से कबीर ने किस तरह के संकीर्ण की ओर संकेत किया है। यहाँ पे देखते हैं अपने धार्मिक सेठ सिद्ध करना, दूसरे के धर्म की निंदा करना। यही ऊंचे कुल में जन्म लेने से स्वयं को सेठ समझना, मनुष्य केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता बल्कि वह अच्छे कर्म से बड़ा बनता है। ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये। उसके बाद अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन सा है। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें ये अलाउ कर जाना, मनुष्य इस वक्त कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, ये आपका। ठीक है, कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, मंदिर मस्जिद देवालय काबा काशी कैलाश जैसे पवित्र तीर्थस्थलों पर योगी जैसे वैराग्य यज्ञ पूजा पाठ विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकल्पों में खोजता फिरता है। ठीक है, उसकी यही इंपॉर्टेंट बता देंगे। ठीक है, उसके बाद ये दो पढ़ लेना, वैसे बताएंगे नहीं। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लेकिन प्रचित विश्वास का खंडन किया, और कबीर ने ईश्वर को सब सवारों की देखते श्वास में क्यों कहा है, ये क्यों कहता है, ये दो कर लेना। ठीक है, बस इन चैप्टर से इतना ही। आपके 8 चैप्टर हमने इसमें करवा दिए, जो 8 चैप्टर वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये करो, इतना हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो जब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लो, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत। कोई डाउट हो कमेंट में जरूर लिखना।